हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। आप सभी का मेरे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में स्वागत है। तो आपसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि बहुत सारे दिनों का गैप हो गया था बीच में, क्योंकि गणेश चतुर्थी थी तो उसकी तैयारी में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था। तो कोई बात नहीं। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू लेक्चर लाया हूँ, हिंदी युवक भारती 11वीं कक्षा 11th स्टैंडर्ड का। हमने फर्स्ट पोएम प्रेरणा जो थी बहुत ही अच्छी पोएम थी, जो कि हमने अच्छी तरीके से पढ़ ली थी। तो आज हम दूसरी जो लेसन है, जो चैप्टर है लघु कथाएँ, वो पढ़ने वाले। तो सबसे पहले लघु कथा पढ़ने से पहले लघु कथा होता क्या है वो आपको जानना होगा। लघु कथाओं में कई सारी कथाएं होती हैं, लेकिन हमें दो कथाएं दी जाती है। हमें 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड में लघु कथाएं करके कोई ना कोई चैप्टर्स होते थे। पहले अकबर बिरबल का कोई एक चैप्टर होता था लघु कथा के रूप में, या फिर और ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती थी। तो इसमें भी है 11th स्टैंडर्ड सेकेंड चैप्टर लघु कथा, जो कि श्रीमती संतोष श्रीवास्तव ने लिखा है। तो इसमें भी दो जो है लेसन्स है। इस दो लघु कथा का मतलब होता है कि एक छोटा सा, मतलब एक बहुत ही बड़ा सा एक लेसन, एक बहुत बड़ा लेसन होता है, एक बहुत बड़ा मतलब टेक्स्ट होता है, जिसको छोटे में उसकी पूरी की पूरी स्टोरी को एकदम शॉर्ट करके लिख दिया होता है। यहाँ पे देखो, उषा की दीपावली, ये जो है ये पहली जो लेसन है, लेकिन ये लेसन बहुत बड़ी है, यानी कि ये एक पेज में ख़त्म नहीं होती, इसे 2-3 पेज लगते हैं ख़त्म होने के लिए। लेकिन इसमें एकदम शॉर्ट में दिया है, जो कंटेंट है सिर्फ वही दे दिया है। तो इसका मतलब कि जो जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये स्टोरी का क्या है वो जिक्र हो रहा है, वो जो है वो दे दिया है। और उस जिक्र को, उस कंटेंट को हम कहते हैं लघु कथाएँ। लघु कथाएँ का सरल अर्थ ये है कि विशाल से विशाल कंटेंट को एकदम शॉर्ट में उसका टॉपिक को, उसका इम्पोर्टेंस लिखना और उसे समझना, उसे पढ़ना, और जो वो कथा होती है उसे कहते हैं लघु कथाएँ। तो चलिए सबसे पहली लघु कथा पढ़ते हैं हम, उषा की दीपावली। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरें जगमगा दी थी। तो एक दादी थी, उन्होंने नरक चौदस के दिन आटे के दीप तो आप जानते ही हैं, जो गेहूं का आटा या फिर मैदा, जो भी उसका आटा बनता है, उसका ऐसे एकदम बोल की तरह, ऐसे वाटी की तरह उसे बनाया जाता है। उसमें तेल डाला जाता है, फिर कापूस लगा के उसमें आग लगाई जाती है और उस तरीके से दीप बनता है ना। मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरें जगमगा गई थी। उस दीप की वजह से क्या हो गया था, हर कमरा एकदम चमक हो गया था। दिवाली बहुत ही एकदम चमकीली हो गई थी उनके घर की। घर पकवान की खुशबू से तरबत रहा था। गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था। दादी ने जो था पकवान, कई सारे पकवान बनाए थे, और उनका जो पूरा घर था वो पकवानों की खुशबू से तरबतर रहा था। यानी कि सारे जो लोग थे वो खाने के लिए एकदम तरबतर रहे थे, यानी कि बेचैन हो रहे थे कि हम कब दादी हमें बुलाएगी खाने के लिए और हम कब जाएंगे। लेकिन क्या होता है, मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। अब 10 वर्ष के आजकल के बच्चों को चॉकलेटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसमें से एक उषा भी थी, जिसे चॉकलेट की मिठाइयाँ और बंगाली मिठाइयाँ, जो बंगाली मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट होती है, जिसमें संदेश होता है, खीर कदम होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। वो मिठाइयाँ एकदम बड़ी रसीली और एकदम टेस्टी होती है, तो वो उषा को बहुत ज़्यादा पसंद थी। दादी कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएगी, ये सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए है। तो दादी जो है उषा को कहती है कि तू चिंता मत कर, तेरे लिए बंगाली मिठाइयाँ, चॉकलेट की मिठाइयाँ ही आएगी, तू बिल्कुल चिंता मत कर। ये जो पकवान है, ये जो फराल मैंने बनाए हैं, ये तो मैं नाते रिश्तेदारों को देने के लिए है, घर में जो मेहमान आएंगे वो उनके लिए है, और हमारे जो पड़ोसी है उनको बांटने के लिए ये सारी मिठाइयाँ बनाई है। लेकिन तेरे लिए जो है चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ आने वाली है, ऐसा दादी उसे समझाती है। आटे के दीपक कंपाउंड की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट के नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। तो जो दीपक जो लगाए थे, आटे के जो दीपक हर जगह लगाए थे, कंपाउंड तक लगाए थे,
तो सुबह होने तक तो वो बुझ गए। ऑफ कोर्स पूरी रात तो जलेंगे है नहीं, तो सुबह होने तक बुझ गए। तो जो उषा थी 10 वर्ष की उषा, वो सुबह सुबह नीचे अपने फ्लैट से नीचे जॉगिंग करने के लिए आई थी। तो उसने क्या देखा कि रात को दिवाली के दौरान सब ने बहुत सारे पटाखे जलाए थे। तो उस पटाखे की जो वेस्ट थी, जो कचरा था, वो ऐसे का वैसा ही पड़ा हुआ था। किसने वहाँ की साफ सफाई नहीं की थी, तो हाँ, भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डाल अपनी जेब में रख रहा था। जो आटे का जो ये बनाया गया था दीपक, तो उसे वो जो कचरे वाला जो सफाई कर्मचारी जो है, बबन उसका नाम है, तो वो आदमी वो उन आटों को कचरे के डिब्बे में डालने के बजाय वो अपनी जेब में डाल रहा था। अभी भाई वो क्यों जेब में रख रहा था वो देख रहे। कृषकाय बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिया? ये उषा ने उसे पूछा कि भाई ये तो वेस्ट है, ये तो गंदा है, तुमने इसे जेब में क्यों रख लिया आपने? उषा ने पूछा, घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना। बबन ने खिस निपोरे। देखिए, जो दादी जी ने जो आटों के जो दीप बनाकर रखे थे, वो तो अभी ये हो गए थे, यानी कि वेस्ट हो गए थे। और उससे क्या हो गया, आटा भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया। अब आटा क्या है, आटा तो अन्न है, और उन्होंने हर जगह कंपाउंड तक बनाए थे। और उतने आटे में तो कई सारे लोगों के लिए रोटियां सेकी जा सकती थी, पूरियाँ तली जा सकती थी। लेकिन बबन के घर में ये सारी सुविधा नहीं दी गई थी। उसको भी अपनी दिवाली बहुत अच्छी बनानी थी, तो इसलिए उसने क्या किया, जो आटे जो बचे हुए थे उसने वो ले लिया और अपने जेब में डालने लगा, ताकि वो उसे खा सकेगा। और उसकी सोच इतनी अच्छी थी कि उसने कहा कि अन्न देवता है, इसे ऐसा फेंकना नहीं चाहिए, इसका अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी, यानी कि आश्चर्यचकित हो गई। बाप रे, ये तो मतलब ये ऐसा निकल सकता है, मतलब इसकी सोच इतनी अच्छी है कि ऐसे उसके एकदम शॉकिंग आइस हो गई। तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूटने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबर उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। वह दौड़ती हुई घर गई, जल्दी जल्दी पकवानों की से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियाँ उतर गई। तो जो उषा थी, वो बड़ी बेचारी एकदम नम्र हो गई थी, एकदम इमोशनल हो गई थी। भाई ये तो ये है, बहुत ही ज़्यादा इसके घर में दिवाली नहीं बन रही है, और हम लोग यहाँ पे दिवाली मना रहे हैं, तो हमें उसका इम्पोर्टेंस पता नहीं चल रहा। हम पटाखे जला कर उसका वेस्ट वहीं पे डाल रहे हैं, दीप बनाकर बाद में उसे वैसे ही फेंक दे रहे हैं, वापस उसको यूज़ में नहीं ला रहे हैं। तो उससे आटा वेस्ट हो रहा है, खाने का वेस्ट हो रहा है, और अन्न ही देवता है, उस देवता का अपमान हो रहा है। तो ये जो है वो बबन नहीं देख सका, इसलिए उसने अपनी सारी जेब में रख ली। तो जब ये बात उषा को पता चली, तो उषा बड़ी इमोशनल हो गई, बड़ी नम्र हो गई। तो इसलिए वो दौड़ती हुई जल्दी जल्दी अपने घर गई, और उसने जो भी पकवान थे वो सब जल्दी जल्दी, जो दादी ने क्या क्या पकवान बनाए थे, गुजिया, पपड़ी, चकली आदि, ये सारे पकवान उन्होंने बनाए थे। उषा ने क्या किया, सब कुछ थैली में भर दिया और बबन के हाथों दे दिया। अब वह थी और बबन की कांपती हथेलियों पर पकवान की थैली। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे, और पकवानों की थैली देख बबन की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। तो उषा ने जब दिया पकवान की जो थैली, तो उसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी थी, उसे खुशी महसूस हो रही थी। इसने किसी की मदद की, उसने भी किसी की दिवाली एकदम संतुष्ट और अच्छी बनाने की पूरी कोशिश की। और बबन ने बबन की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। तो ये थी वो पहली लघु कथा उषा की दीपावली, जिससे पता चलता है कि खुशियाँ बांटने से ही खुशियाँ मिलती है। हमारे पास अगर एक रोटी है, तो हमें सामने वाले के बुरे वक्त में उसे आधी रोटी देनी चाहिए, तभी ईश्वर हमें पुण्य देंगे। हमें दूसरों की मदद हमेशा ही करनी चाहिए। और दूसरी सीख मिलती है कि अन्न ही हमारा देवता है, और हमें अन्न का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अन्न, पानी, जल और बिजली, इन सब चीज़ों की हमें हमेशा से बचत करनी चाहिए।
तो चलिए, ये थी पहली लघु कथा। तो हम देखते हैं अभी दूसरी लघु कथा। मुस्कुराती चोट। घर में बाबा बीमार थे। उनकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ चार घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। तो एक लड़का था, उसके जो पिताजी थे वो बड़े ही बीमार थे। उनके लिए दवाई चाहिए थी, लेकिन घर का राशन ही एकदम निकालना मुश्किल था, लेकिन दवाई के लिए पैसे नहीं थे। तो इसलिए इस लड़के की जो माँ थी, वो माँ हर चार घर में जाके सफाई करती थी, मतलब घर के काम करती थी और पैसे जुटा जुटा कर दवाइयाँ खरीदती थी। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। जो बबलू था वो पढ़ना चाहता था, लेकिन अपने घर के कंडीशंस को देख के उसे बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपने माँ का हेल्प करने के लिए वो घर घर जाके रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके मन में पढ़ाई करने की एक बहुत ही इच्छा, लालसा यानी एक इच्छा उसके मन में थी। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तौलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिस रद्दी में बेचा जा रहा था। तो जब तराजू में वो अपनी रद्दी जब तौलता था बबलू, तो उसकी नज़र उस रद्दी से ज़्यादा उस किताबों में होती थी जो कि रद्दी वाले के पास आती थी। कुछ लोग होते हैं जिनकी अगर उनका कोई स्टैंडर्ड ख़त्म हो जाए और बुक वैसे ही बचा रहे और कोई ले ना, तो जो लोग क्या करते हैं उसे रद्दी में बेच के कुछ पैसे कमा लेते हैं। तो उसी तरीके से वहाँ पे भी उसे बबलू को बुक्स मिली थी, किताबें मिली थी, पुस्तकें मिली थी। तो उसकी नज़र वहीं पे थी। उसे लालसा थी कि वो भी पढ़े। हाँ, तो स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। उसे दिल से एक इच्छा थी, उसके मन में एक चाह थी कि उसे जो है किताब मिल जाए। वह उसे चाह थी। स्कूल नहीं जाता तू? अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नज़र जमाए कहा। तो जो घर की मालकिन थी जहाँ पे वो रद्दी इकट्ठा कर रहा था, तो उसने पूछा कि भाई तू स्कूल नहीं जाता? तू कैसा लड़का है, स्कूल नहीं जाता तू? तेरे माँ बाप तो भाई बड़े अजीब है, तुझसे इस उम्र में काम करा रहे हैं। तुझे तो इस उम्र में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, लेकिन तू काम कर रहा है। तेरे माँ बाप तो बड़े अजीब है। किसने कहा? घर की मालकिन ने कहा। तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ बाल मजदूरी तो अपराध है ना? हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप सब समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा, उससे अपशब्द सह नहीं गया। तो जो एक वो औरत थी उसकी एक कॉलेज जाने वाली लड़की थी। तो उस कॉलेज जाने वाली लड़की ने कहा कि माँ बच्चों से काम कराना यानी बाल मजदूरी, ये तो भाई एक गुनाह है, कानूनी जुल्म है, अपराध है। इसके खिलाफ एक लीगल एक्शन, कुछ जो भी बच्चों से काम कराता है, मजदूरी कराता है, उसे सज़ा दी जाती है, उसे कानून की तरफ से दंड दिया जाता है। तो उसकी लड़की ने उसकी माँ को ये कहा, लेकिन उसकी माँ ने एकदम क्रूरता, एकदम रूड तरीके से कहा कि भाई इनके अनपढ़ माँ बाप समझे तो ना, अपने बच्चे से मजदूरी करा रहे। माँ ठहरे अनपढ़ लोग, तो उनको कैसे पता होगा कि भाई ये सब जुर्म होता है। तो अपने माँ बाप को इस तरीके का अपशब्द सुनते हुए बबलू जो है वो सह नहीं कर सका। स्कूल बप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर इनके पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। तो बबलू ने एकदम प्यार से कहा कि मेम साहब मुझे स्कूल भेजा था मेरे पापा ने, लेकिन उन किताबें ख़रीदने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास, तो इसलिए मैंने पढ़ाई रोक ली। माँ इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसका काम आएगी। वो इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। जो बेटी थी, जो कॉलेज जाने वाली बेटी थी, वो अपनी माँ से कई ज़्यादा समझदार थी। तो वो कहती कि माँ ये जो किताबें हैं, किताबें के पैसे तुम मत लो, क्योंकि ये इसके काम आएंगे, ताकि वो भी थोड़ा पढ़ लेगा। कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में देंगे। और यह रद्दी पेपर के मालिक से किताब के पैसे ले चाट पकौड़ी में उड़ा देगा। इनके बस का नहीं है पढ़ना।
तो उसकी माँ ने फिर एक बार क्रूर तरीके से बोला कि भाई इनको कुछ फ्री में देना नहीं है, अभी तुम इमोशनल हो कि इसे किताब दे रही हो, लेकिन ये किताब लेकर रद्दी के मालिक को जाके देगा और जो भी पैसे मिलेंगे उसे चाट पकौड़ी खाने में व्यस्त कर देगा। इन इन गरीबों की बस की बात नहीं है पढ़ना वढ़ना। तो इस तरीके से उसकी माँ ने जवाब दिया। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकाल कर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी। तो बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और वो घर पे वो जो बोरी थी उसे उठाकर वो अपने घर चला गया और उसने रद्दी अलग और किताबों को अलग निकाल कर रख दिया। और फिर वो रद्दी पेपर वाले की दुकान के पास पहुंचा और जो रद्दी वाला था, जो दुकानदार था उस रद्दी का, तो वो तौलने लगा। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। तो जो दुकानदार था उसने कहा कि भाई कुछ पैसे बचे होंगे ना, तो जा मेरे लिए वड़ा पाव और चाय लेके आ और हम लोग हिसाब कर देते हैं। लेकिन बबलू जो था वो सर झुकाए खड़ा रहा था, क्योंकि उसने जो किताबें थी वो ले ली थी उस औरत से। दुकानदार बार बार बोलता रहा पर बबलू ठस से मस न हुआ। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह जला उठा। यानी कि वो दुकानदार बार बार उसे बोल रहा था कि भाई जा जा जा, लेकिन बबलू एकदम ऐसे नीचे झुका खड़ा रहा और एकदम बिल्कुल ठस से मस नहीं हुआ, बिल्कुल हिला नहीं। तो दुकानदार से सहा नहीं गया तो वो एकदम जला उठा, वो गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं, रुपए खर्च हो गए। कहे सेठ, रुपए खर्च हो गए सेठ। क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसको बुरी तरीके से डांट दिया। दुकानदार ने उसे पूछा कि भाई तो क्या हो गया, तू जा क्यों नहीं रहा है, यहाँ पे क्यों ऐसे खड़ा है, उसे उस तरीके से पूछा। लेकिन बबलू ने कहा कि जो रुपए है वो खर्च हो गए। तो दुकानदार ने क्या कहा कि क्या तूने सारे पैसे खर्च कर लिए? दुकानदार ने उसे ज़ोर तरीके से डांट लगाई। डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। अब वह स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। वह घर की और लौट पड़ा। तो जो किताबें उसने ख़रीदी थी उस औरत से, तो रद्दी वाले से 4 डांट सुन के लेकिन वो दुखी नहीं हुआ उसकी डांट से। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके अंदर खुशी थी कि भाई भले मेरे को डांट मिल रही हो, लेकिन मुझे किताबें तो मिल गई। अब इस किताबों से मैं पढ़ाई करूँगा, मैं भी स्कूल जा सकूँगा। पुस्तक लेकर घर से आते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तो जो सुबह वाली जो वो औरत थी वो वापस उसे मिल गई और बबलू के हाथ में किताबों को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि भाई इसके हाथ में कैसे पुस्तक आ गए ऐसे। उसे सुबह कहे हुए अपने ही अपशब्द याद आए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो गया। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च वही उठाएगी। बबलू की खुशी का ठिकाना न था। तो जो सुबह वाली जो औरत थी उसने अपने जो अपशब्द कहे थे, उसने अपने माँ बाप को उसके माँ बाप को अनपढ़ कहा था, बहुत कुछ कहा था। तो उसे वो सब कुछ याद आए और वो अपने इसमें अफसोस करने लगी कि भाई ये मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने गलत कहा, बेचारे को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। गरीब नहीं पढ़ सकता, पढ़ाई का ठिकाना नहीं है इनका, ये सब जो उसने कहा था वो बड़ाई गलत कहा था। तो उसे उस चीज़ की अफसोस हो रही थी। तो उसने क्या किया और उसने बाद में निश्चय कर लिया कि भाई इसमें तो पढ़ाई की बहुत ज़्यादा लालसा है, इसके पास पैसे नहीं है लेकिन ये बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता है। तो उसकी जो लालसा, उसकी तीव्रता, उसकी जो इच्छा को देखकर वो जो सुबह वाली जो औरत थी उसने ये निश्चय किया कि इसे आगे का पढ़ने का जो भी खर्चा होगा वो खुद उठाएगी। बबलू की खुशी का ठिकाना न था। बबलू जब जान गया कि भाई अब से मैं मेरी ज़िंदगी भर उसके बाद से मैं पढ़ने लगूँगा, मेरा खर्चा ये आंटी उठाएगी, तो उसके बाद से उसका ठिकाना न था खुशियों का। उसकी आंखें खुशियों से भर गई।
तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमें कुछ भी चीज़ पाने के लिए हमें एक तीव्र इच्छा की ज़रूरत है। यदि हमारे पास वो तीव्र इच्छा आ गई तो हम इस ब्रह्मांड के कोने की किसी भी चीज़ को अपना बना सकते हैं। पूरे इस लेसन में एक वर्ड बार बार आ रहा है, चाह। इसका मतलब चाह यानी कि पाने की चाह यानी कि कुछ पाना है। तो इस समय ये पता चलता है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। ये बहुत बड़ी सीख है इस लेसन में से हमें मिली है। तो उषा की दीपाली और मुस्कुराती चोट, इसमें से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अन्न का अपमान कभी नहीं करनी चाहिए और हमें हमेशा खुशियाँ दूसरों को बांटनी चाहिए, तब जाके हमें असली खुशी का अनुभूति होगी। और दूसरी सीख ये मिलती है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है हमें। भगवान हमें राह दिखाई देते हैं अगर हमने मन में चाह लिया और ठान लिया तो आज के लिए बस इतना ही। यही था आज का लेसन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।